आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीपीएस स्कूल, शिक्षा भी विश्वास भी, स्कॉटिश पब्लिक स्कूल, शिक्षा और खेल के साथ संस्कार भी, केबीसी ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित देश की सबसे तेज इंटरनेट, सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एलईडी टीवी और केंट आरओ की अधिकृत विक्रेता। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजिटल कटिहार अभियान की शानदार शुरुआत। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरे, स्पाई कैमरे, मनी काउंटिंग मशीन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर एसेसरी, एयर कंडीशनर, डिजिटल एलईडी लाइट्स, वीडियो डोर फोन्स, फायर अलर्ट्स, साथ में और भी बहुत कुछ। अब कटिहार बनेगा पूरी तरह डिजिटल एंड सिक्योर। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एमजी रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 248601, a unit of KBC News। सभी प्रकार के केंट आरओ प्यूरिफायर के लिए संपर्क करें केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता सती सिक्योरिटी, एमजी रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 242570, मोबाइल 9297979700। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस अब आपके शहर कटिहार में भी। केबीसी ब्रॉडबैंड, सबसे तेज और अनइंटरप्टेड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित केबीसी ब्रॉडबैंड। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एमजी रोड, कटिहार या केबीसी न्यूज कार्यालय, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 242570 और 248601, मोबाइल 9297979700 और 9430029220। नमस्कार, केबीसी की खास पेशकश मुद्दे की बात में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, चुनाव आ चुका है और नेताजी हमारे और आपके दरवाजे वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन वोट किसे देना है यह सवाल अहम है और सोच समझकर इसका फैसला करना है। हमारा सांसद कैसा हो और किसे और किन मुद्दों पर हम उन्हें वोट करें, इन बातों को चर्चा के लिए हमारे साथ चार मेहमान हैं और चारों मेहमान का सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का परिचय करवा दें। हमारे साथ विकास सिंह जी हैं जो कि कांग्रेस और का पक्ष रखेंगे और इंटक के जिला अध्यक्ष भी हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर अनिल द्विवेदी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं। हमारे तीसरे पैनलिस्ट में अधिवक्ता है डॉक्टर संजय सिंह जी हैं जो कि अधिवक्ता है और जदयू का पक्ष रखने के लिए सूरज प्रकाश राय जी हैं जो कि जिला अध्यक्ष हैं पंचायती राज प्रकोष्ठ के। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि एक सांसद में क्या ढूंढना चाहिए और क्या किस प्रकार जनता को ये सिलेक्शन करेगी, या फिर कटिहार से आपको नहीं लगता कि कटिहार एक सौतेला व्यवहार हो गया, चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार और कटिहार में कांग्रेस जीतती है, तो सौतेलापना लगता है आपको हो गया? ये बात कटिहार के भाग्य में ही है। पिछला इतिहास यदि हम देखें तो कुछ ऐसा ही रहा। जब 15 साल जैसे कि निखिल जो है, और जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी यहाँ भाजपा के सांसद हुआ करते थे। जब केंद्र में ये कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ भाजपा के सांसद हुआ करते थे। जब केंद्र में भाजपा की सरकार हुई तो कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे। वैसे एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसकी बहुत ज्यादा विशिष्टता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र को लेकर के राजनीतिक दलों को चलना चाहिए। कटिहार भी अपने देश का ही एक अंग है, लेकिन व्यावहारिकता में ऐसा नहीं पाया जाता है। व्यावहारिकता में ये बिल्कुल सामने झलक करके आ जाता है कि जो प्रो गवर्नमेंट हैं उनको कुछ अलग से फैसिलिटी मिलती है, जो एंटी गवर्नमेंट है उनको उन फैसिलिटी में कुछ कमी देखी जाती है। वैसे सक्रिय सांसद हो तो बहुत ज्यादा इस गैप को भरा जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला अपने यहाँ। और जो कुछ इसका प्रगति हुआ, जो कुछ ये शहर आगे बढ़ा, वो मूल रूप से हमारी ये मान्यता है कि यहाँ के नागरिकों के द्वारा अपने बलबूते ही ये बढ़ा और अपने लोकेशन के कारण बढ़ा।
अब इधर सीमांचल का हिस्सा आप देख लीजिए तो एक समय था जब सीमांचल का सबसे महत्वपूर्ण शहर कटिहार हुआ करता था, यहाँ तक कि पूर्णिया भी पीछे छूट गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा यहाँ की परिस्थितियां रही कि जैसे पिछले बार यहाँ से जो अपने सांसद महोदय जीते, उनके आने की सूचना मोबाइल पे दी जाती थी, ये आ रहे हैं। भाई जाने की सूचना हो, रहना तो यही है उनको, लेकिन होता था कि अब ये आ रहे हैं, इस गाड़ी से इतने बजे आ रहे हैं। ये कुछ ऐसी बातें हो गई जैसे वो सांसद रहते हुए गेस्ट सांसद जैसा व्यवहार हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं हो, जो कोई हो वो यहाँ के हो, यहाँ समय दे, यहाँ की प्रगति। सांसद का कोष भी कोई बहुत कम नहीं होता है, लेकिन उसका सदुपयोग हो, 100% सदुपयोग हो, और नागरिकों का तो सहयोग मिलता ही है। इसका दोषी तो सर जो मतदाता है वो तो ये सोच समझ के ना करेंगे सर कि हमारा जो सांसद हो वो हमारे जिले के लिए विकास करे। देखिए, मतदाता इस हद तक तो समझदार है कि उन्होंने परिवर्तन किया जी, लेकिन जो आपके पास ऑप्शंस हैं उसी से परिवर्तन करना है। हमें लगता है कि निखिल चौधरी जी की यदि हार हुई तो एक बहुत बड़ा उसमें कारण ये भी था कि वो बहुत सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहे थे, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया वो ऑप्शन तो वही है जो आप पिछले 5 वर्ष का एनालिसिस बैठ करके आज कर रहे हैं कि वो उनका क्या योगदान रहा, शहर कहां तक आगे बढ़ा नेतृत्व में। चलिए संजय सिंह जी से बात करते हैं। क्या कानून में भी ऐसा प्रावधान है, अगर कोई सांसद अगर उनका कार्यकाल अच्छा नहीं हुआ तो उन पर क्या एफआईआर दर्ज होना चाहिए, या फिर कानून में ऐसा व्यवस्था है कि अगर उनका कार्यकाल अच्छा नहीं हुआ तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? भारत सरकार के द्वारा कुछ ऐसा है? देखिए, संविधान में ऐसी कुछ बातें नहीं लिखी गई हैं कि जो काम नहीं करता है, काम करने का एक कैपेसिटी होता है, तो आप किस कैपेसिटी में काम करते हैं। इसीलिए कानून में, संविधान में ये बात निहित की गई कि हम लोगों के यहाँ जो सबसे बड़ी व्यवस्था है कि संविधान में ऐसे लोगों को जो सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, एमएलसी बनते हैं, उनकी योग्यता नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि उनको रखा गया था कि एक अनुभव के आधार पर वो काम करेंगे, सामाजिकता के काम में इनको काम करना है, समाज के लेवल पे काम करना है, तो उनको करना था। जैसे डॉक्टर साहब से एक बात से हम थोड़ा सा वेट करते थे कि यहाँ पर ऐसी नहीं रही कभी बात कि यहाँ सांसद ऐसे नहीं रहे कि एंटी सांसद रहे हैं कि सरकार रही है। जैसा कि आपको भी जानकारी होगी कि माननीय निखिल चौधरी जी थे और भारत की सरकार थी, और भारत सरकार के साथ साथ निखिल चौधरी मंत्री थे और मंत्री भी रहे। तो ये जो बातें हैं हमारे यहाँ क्या है कि जो हम लोग सोचते हैं कि भाई वही जो है लोगों की एक ढर्रा सा बन गया है कि एक आएंगे और एक जाएंगे, एक आएंगे और जाएंगे। तो हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स की गई है, किसी का अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई है कि तो क्या आप ये लगता है कि तय कर देना चाहिए कि एक प्यून का नौकरी पाने के लिए इतने मतलब पायदान पे गुजरना पड़ता है? निश्चित रूप से। देखिए, जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय एजुकेशन की जो परसेंटेज थी, लोगों में इंटेलेक्चुअलिटी की जो परसेंटेज थी, इंटेलेक्चुअलिटी को थोड़ा सा डिफर करेंगे कि इंटेलेक्चुअली का मीनिंग नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे हों। इंटेलेक्चुअल वो भी हैं जो समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो अपने दिमाग से, विवेक से सारे कामों को करते हैं। इसको तय कैसे करेंगे? इसलिए हम लोग आज की तारीख में ये योग्यता निश्चित रूप से तय होनी चाहिए कि सांसद बनने के लिए योग्यता, जैसे कि आपने सही फरमाया कि एक प्यून बनने के लिए एक योग्यता आप निहित करते हैं और देश की प्रधानमंत्री बनने के लिए आपने योग्यता निहित नहीं की। बिहार में आपने देखा कि जो राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री बनी, उनका योग्यता क्या था सभी लोगों ने देखा। तो हमारे यहाँ जो देश चलाना है, राज्य चलाना है, आप जो एक छोटा सा जिला चलाना है और उससे जो छोटा जो है जो सब डिवीजन और ब्लॉक चलाना है, तो उसके लिए बीपीएससी की एग्जामिनेशन लेते हैं, यूपीएससी का एग्जामिनेशन लेते हैं और उसमें से जो फाइनेस्ट स्टूडेंट होते हैं वो आते हैं और उनको तब दिया जाता है कि भाई ये ब्लॉक चलाने लायक है, प्रखंड स्तर पर ये काम कर सकते हैं। लेकिन एक देश चलाने वाले आदमी की जो बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, उस बौद्धिक क्षमता को हम लोगों ने कभी आंका नहीं, योग्यता के रूप में लिया नहीं। तो आज निश्चित रूप से आपने जो सवाल उठाया आपके मीडिया के माध्यम से, हम लोग निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि जो योग्यता होनी चाहिए देश की संस्कृति में बदलाव की जरूरत है, निश्चित रूप से बदलाव की जरूरत है और बदलाव होनी चाहिए। इसके लिए आपके माध्यम से हम लोग जितने भी लोग हैं समाज के माध्यम से इसमें जागरूकता आनी चाहिए। चलिए सूरज प्रकाश राय जी के पास जाने दें।
क्या कटिहार के साथ सौतेला व्यवहार नहीं हो गया? सौतेला व्यवहार है ही। कैसे? अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि माननीय सांसद जी जब आते हैं तो एक गेस्ट की तरह जो है, पहले एक न्यूज आता है कि इस ट्रेन से वो आ रहे हैं। उनको कम से कम 11 बार वो चुनाव लड़े और 5 बार सांसद बने, 6 बार हार गए। उनको इस मिट्टी से लगाव ही नहीं है। हमारा जूट मिल बंद पड़ा हुआ है, यहाँ जो कल कारखाने थे सब बंद पड़ा हुआ है। उसके लिए जिम्मेदार तो आप भी हैं। उसके लिए जिम्मेदार हमारी सरकार, राज्य सरकार जो करनी थी कर रही है, हमारा केंद्र सरकार भी कर रही है। सांसद की तो भूमिका होती है ना, सांसद का जो भूमिका होता है सांसद को करना चाहिए ना। तो उनकी प्रतिबद्धता कमिटमेंट जो जनता से है, वो जनता से क्या निभा रहे हैं हमारे सांसद साहब? चलिए विकास सिंह जी, आप जवाब दीजिए कि मोबाइल पर मिलेंगे, फोन पर मिलेंगे, लेकिन खुद दर्शन नहीं कर पाएंगे। कैसे होगा? तारिक साहब से कैसे मुलाकात करेंगे? नहीं, बहुत अच्छा कर जी। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि डॉक्टर साहब ने 2 बात को रखी, बहुत बेपाकी से डॉक्टर साहब ने रखा। एक कि तारिक साहब के बारे में अखबार से पता चलता है, दूसरा इन्होंने कहा कि डॉक्टर निखिल चौधरी जी जो है उनके भी कोई खास उनका कटिहार के प्रति लगाव नहीं है। जब सांसद बने भी तो ऐसा कुछ कटिहार के लिए नहीं किया। तो एक तो स्वयं डॉक्टर साहब बता दिए। दूसरा जो अखबार वाली बात करें, हमको आप बताइए करण जी, हम प्रत्येक सप्ताह कटिहार आते हैं 365 दिन में। अगर हम मान लीजिए कि कटिहार हम हर सप्ताह आते रहे, तो अगर अखबार में आ ही गया कि सांसद कटिहार में, तो उसे क्या लेना देना है? 4 दशक से कटिहार से उनका रिश्ता रहा। कहने का तथ्य ये है कि ज्यादातर जी वो कटिहार में उपलब्ध नहीं रहते। कैसे? हमको आप एक बात बताइए। आप बीते 4 दशक में 35-40 वर्ष से उनका करीब 5-6 टर्म से कटिहार का नेतृत्व किया है। हमको बता दीजिए कटिहार में ऐसी कोई भी छोटी मोटी घटना जिसमें उनका इंटरफेरेंस नहीं रहा, उनकी उपस्थिति नहीं रही है। बाढ़ में उनकी क्या भूमिका रही? बाढ़ जो आया उसमें क्या भूमिका रही सांसद साहब? बाढ़ में कहाँ थे तारिक साहब? आपका केबीसी में हमको लगता है कि उसका उदाहरण होगा, केबीसी गवाह होगा कि घुटने पर पानी में तारिक साहब भी सोमने में, तारिक साहब को जब वांटेड किया गया, तलाश किया गया जनता के द्वारा, खोजा गया, तब तारिक साहब हाजिर हुए। उसकी भी शिकायत रहेगी, लापता हो गए। लापता का कई जब जनता के द्वारा खोजा गया तब तारिक साहब नजर आए मीडिया में। और जहाँ तक सूरज जी का सवाल है, संजय जी ने बहुत अच्छा कहा कि शिक्षा तो बहुत जरूरी है। तो हमारे सांसद तो शिक्षित है, उस पर तो मेरा कोई डिबेट नहीं है। और कुछ तकनीकी चीज होना चाहिए तो बढ़िया बात है। लेकिन सूरज जी बोले भी बहुत अच्छा बात बोले, झूठ भी। हमको एक बात बताइए कि बिहार में सरकार सूरज जी की एनडीए की, भारत में सरकार एनडीए की। विगत 3 वर्षों से 8 जनवरी 2016 को मेरा आरबीएचएम जूट मिल, जो भारत सरकार का रिकॉग्नाइज्ड जूट मिल है, भारत सरकार का निकाला हुआ निविदा के द्वारा, एमजीएमसी कोलकाता के द्वारा ये जूट मिल चल रहा था और 8 जनवरी 2016 को बंद हो गया। हमने जूट मिल चलाओ कटिहार बचाओ एक कमेटी बनाया, जिसमें सत्ता के लोगों को, विपक्ष के लोगों को, सभी लोगों को जोड़ा, ट्रेड यूनियन के सभी प्रतिनिधियों को जोड़ा और सबको लेकर हम लोग लड़े और जनप्रतिनिधि के अंतिम पायदान तक, नेक्स्ट टू पीएम, प्रधानमंत्री के बाद जो सेकेंड मैन होते हैं, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी से मिले और जितने भी लोग हैं, रामविलास पासवान जी से मिले, रामकृपाल यादव जी से, टॉप लीडर जो देश के टॉप लीडर है, जो देश के गति को, दिशा को प्रभावित करता है, वैसे लोगों से हम लोग मिले और हम लोग लौट के कटिहार आ गए। आप तारिक साहब के बारे में बोलते, तारिक साहब ने सदन में 2 बार आवाज उठाया। बताइए, विपक्ष के नेता है, विपक्ष के सांसद हैं, सिवाय आवाज उठाने के, सिवाय चिल्लाने के, सिवाय मजबूती से बात को रखने को क्या कर सकते हैं? चलिए आप जवाब दे दीजिए, क्यों नहीं सत्ता व्यवहार है? एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी। जूट मिल को तो बर्बाद जो है कांग्रेस के लोगों ने किया राजनीति करके। कैसे? हाँ, जूट मिल जो है इतना अच्छा चल रहा था, कटिहार की मेरी पहचान थी जूट मिल के मामले में। अगर कांग्रेस के लोगों ने, अगर जूट मिल बंद, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने खास करके सभी लोग, जूट मिल, क्योंकि मैं उस एरिया से पार्षद हूँ, कांग्रेस के लोग, इंटक के लोग एकदम जूट मिल को राजनीति कर करके बर्बाद कर दिए। जो गरीब गुरबा का वहां से चल रहा था, गुजारा चल रहा था, उसको कांग्रेस के लोग ही बर्बाद किए हैं और माइनस में ले गए हैं जूट मिल को।
ये लोग क्या बोलेंगे कांग्रेस के लोग? कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बोलिए। दोनों हम लोग तो दल से नहीं है डॉक्टर साहब, और हम लोग जो है किसी दल से नहीं है, आप बेबाक होकर बोल सकते हैं, बिल्कुल। देखिए, पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तारिक साहब की पॉलिटिक्स क्या है? तारिक साहब इसी सोनिया गांधी को इन्होंने विदेशी मुल्कों कहा जी। तारिक साहब ने राहुल गांधी को विदेशी बेटा कहा, और तारिक साहब उसी कांग्रेस को छोड़कर गए थे। तारिक साहब राष्ट्रवादी के साथ रहे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ, और यहाँ पर विगत 3 लगातार चुनावों से एनसीपी से रहे, आज भी लोगों के जहन में है। और अभी विगत 6 महीने पहले आपने सुना कि भाई तारिक साहब घर वापसी कर लिए जी। और तारिक साहब इससे पहले जब चुनाव लड़े तो यहाँ विधानसभा की चुनाव हुई जी, और तारिक साहब के विधानसभा के चुनाव में इन्होंने विपक्ष को कमजोर करने का भी काम किया है। इसलिए कि तारिक साहब जब यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टियों की रन बैठाई जा रही थी और गठबंधन की बात हो रही थी, तो यहाँ पर जहां तक सभी लोग जानते हैं यहाँ के कि उनको 3 सीट दिया गया था, और उनके वजूद के हिसाब से 3 सीट सही था, और 3 सीट पर उनके विधायक भी चुनकर चले आए होते। अगर जो परिस्थितियां बनी थी, लगता था कि 3 सीट पर उनके 3 विधायक चुनकर आए होते। लेकिन हम तारिक साहब को ये बात नहीं कहेंगे कि आपने निजी स्वार्थ के लिए किया या किस स्वार्थ में किया, क्योंकि निखिल चौधरी जी ने किस स्वार्थ में काम किया, किस स्वार्थ में नहीं किया, हम लोग इस विषय में नहीं जाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं निजी स्वार्थ के चलते पॉलिटिक्स चलती है, और निजी स्वार्थ में जैसे कि आप लोग को एक चीज बताना चाहेंगे, बड़ा उदाहरण, अच्छा सटीक उदाहरण इस पर बनता है कि स्टॉलिन जो था, स्टॉलिन ने डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की एक योजना बनाई। तो स्टॉलिन ने क्या किया कि अपने आपको एक पॉकेट में मुर्गी, छोटा सा मुर्गी को लेकर गया, और मुर्गी को ले जाने के साथ साथ दूसरे पॉकेट में दाना रख लिया, और दाना रखने के बाद स्टॉलिन ने क्या किया कि पार्लियामेंट में आया, और पार्लियामेंट में स्टॉलिन ने कहा कि मैं आज डेमोक्रेसी को डिफाइन करूंगा सभी मेंबर के सामने। और उसने क्या किया कि मुर्गी का पंख खींचता था, स्टॉलिन जो है मुर्गी का पंख उधेड़ता था, और मुर्गी चिल्लाती थी और स्टॉलिन उसका पंख उधेड़ता था। उसी तरह से फिर क्या करता था कि मुर्गी जैसे उठकर खड़ी हुई, दाना उसको छींट देता था, तो मुर्गी 2 कदम चलती थी और फिर गिर जाती थी, फिर स्टॉलिन उसका पंख छींटता था और दाना डाल देता था, और इन प्रकार में स्टॉलिन जो है पूरी मुर्गी को जो है पंख विहीन कर दिया, और वो मुर्गी जो है दाना के चक्कर में लुढ़कते लुढ़कते कुछ दूर जाकर मर गई। समझे ना? तो यही प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में चाहे विकास सिंह जी हो या सूरज राय जी हो, ये दोनों लोगों की वही भूमिका है कि प्रजातंत्र में जो प्रजा है उसका पंख निचोड़ा जाए, खींचा जाए, और दर्द से कराए जनता, और उसको ये हमारी पार्टी जनता का सेवा करके बीच में दाना डालते ले रही है। हम लोग तो बस वही, हम लोग जनता के सेवक हैं, खिदमत करते हैं। 15 साल रहे, 15 साल लगातार रहे निखिल चौधरी जी। निखिल चौधरी जी एनडीए के वरिष्ठ नेता है, उनके कार्यकाल में बहुत सारा विकास हुआ। 5 बार तारिक अनवर साहब आए, और गिनती के तारिक साहब का क्या मुद्दा उठता है कि इन्होंने रेलवे की प्लेटफॉर्म तैयार कर दी, टावर कर दी भाई, और इन्होंने ये 50 साल की राजनीतिक करियर में वही 2 चीज गिनाते हैं। और निखिल चौधरी जी ने एक लगाया था, गोडाउन वगैरह बन रहा था, वो आपका क्या कह रहे हैं, एसएफसी वाला, बीएसएफसी का, एफसीआईओ का कुछ गोडाउन वगैरह का बात हुआ था, यूपीए सरकार ने बंद कर दिया उसको, और ले आकर अधूरा छोड़ दिया। बस यही उपलब्धि है दोनों सांसदों का हम लोगों के बीच में। विकास सिंह से इस बात पर करते हैं, क्या सर हम अब नहीं लगता है कि हम लोग अपना पहचान खो रहे हैं? जूट मिल बंद, अन्य जितने भी उद्योग से नाम से जाना जाने वाला कटिहार आज नाम ही इसका खत्म हो रहा है। निश्चित रूप से संजय जी बताया, हालांकि संजय जी का आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ भी उसी ओर नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि एक समय था जब कटिहार जिला को औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था, और आज एक समय आ गया है जब कटिहार उद्योग विहीन हो गया है। एक प्राइवेट जूट मिल, सनबय मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता के एक निजी व्यक्ति की मिल है, उसमें जहां 1000 मजदूर काम करता था, अभी 200 मजदूर काम कर रहे हैं। आरबीएचएम जूट मिल में 4000 मजदूर काम करता था, अभी मिल बंद है 3 साल से। तो सरकार किसकी है? आप कह रहे हैं कि तारिक साहब का 2 चीज दिखाई देता है, मॉडल स्टेशन और प्लेटफॉर्म। आज दर्जनों ट्रेन चल रही है, किसका देन है? साप्ताहिक जोड़ी जो ट्रेन चलती है, किसका देन है? ये निखिल चौधरी जी का देन नहीं है। नहीं किया क्या? निखिल चौधरी जी का देन नहीं है। आपको बता दें, चलिए इसी वर्ष की बात कर लीजिए। अभी जो विगत 5 वर्ष तारिक साहब कटिहार के सांसद रहे, देश में ऐसे कई सांसद हैं
जिन्होंने अपनी राशि का उपयोग नहीं किया, लेकिन हमारे सांसद 100% राशि का उपयोग किया। सकारात्मक सोच है, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पूरे देश में इनकी पहचान है। उसके बावजूद कटिहार से एक कार्यकर्ता का तो उनका रिश्ता रहता है। मेन टू मेन, व्यक्ति से लेकर प्रत्येक व्यक्ति का नाम से जानते हैं। आप बता दीजिए कि तारिक साहब आपको पहचानते हैं कि नहीं? किसको नहीं जानते हैं? इसलिए तारिक साहब पहचान के मोहताज नहीं है। और अखबार मीडिया वाली बात, ये सब भ्रामक है, इस सब चीज में कोई दम नहीं है। तारिक साहब पर ये छोटा मोटा आरोप लगाना, ये सब ओछापन है, ये सब बेकार है। अगर तारिक साहब ने अच्छा काम किया और उनका क्रेडिट लेना है, जो अच्छा काम किए क्रेडिट ले, कोई दिक्कत नहीं जी, लेकिन जो काम नहीं हो सके उनका भी तो क्रेडिट लीजिए। करना है जो काम नहीं हो करना। 2 बार सदन में आवाज उठाया जुट मिल को लेके, आने दीजिए चुनाव, रिजल्ट तो पॉजिटिव होना ही है, फिर देखिएगा हम लोग सड़क पर उतरेंगे और लड़ेंगे हम लोग जुट मिल के लिए। 5 साल कम पड़ गया को औद्योगिक क्षेत्र 5 साल आपके लिए कम पड़ गया। अभी जो 5 साल मिला, केंद्र में किसकी सरकार थी? 40 वर्ष सरकार आपकी थी। हम तो अभी आपको बोले सूरज जी कि 2 बार लोकसभा में हम लोग आवाज उठाया है। तारिक साहब 2 बार लोकसभा में आवाज उठाए। आप बताइए कि सत्ता हमारी एनडीए की सरकार की कितनी साल हो गई? सुनिए, और कांग्रेस आई कितना साल से राज कर रहा है देश में? 6 महीना पहले पटना के मोरिया होटल में औद्योगिक चर्चा चल रही थी। नीतीश कुमार जी बैठे हुए थे डिबेट के लिए और उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार में उद्योग की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरी है उद्योग का? बिहार का मुखिया वो बोले कि बिहार में उद्योग की जरूरत नहीं है, मजदूर का पलायन हो रहा है, बाल श्रम बढ़ता जा रहा है और वो कह रहे उद्योग का कोई जरूरत नहीं। नीतीश कुमार तो ऐतिहासिक पुरुष है। राजेंद्र स्टेडियम नीतीश कुमार जी ऐसा बोल ही नहीं सकते। और नीतीश कुमार जी ऐतिहासिक पुरुष है, नेताओं को बिहार को बिहार बना दिया। सत्ता किसका है करण जी बताइए? विधायक आपका, मेयर आपका, सब आपका। लेकिन हमारे बिहार के मुखिया को ना ये लोग बताते हैं कि जूट मिल बंद है, ना नीतीश जी को पता है जूट मिल बंद है। लगता है कटिहार जिला बिहार से अलग है। आपने बोला हम संघर्ष मोर्चा बनाए, हम पटना कटिहार से लेके दिल्ली गए तो मुख्यमंत्री तक क्यों ले गए? इसका मतलब है आप सही पहल नहीं की है। नहीं मिलना चाहिए मुख्यमंत्री, गलत बात है, ये गलत बात है, गलत आरोप लगा रहे हैं। कटिहार में हम लोग रही बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री दोषी है तो क्या आप दोषी नहीं है? कौन? आपने क्यों नहीं पहल किया? आपकी सरकार है, एनडीए में, केंद्र में। मेरी सरकार, माननीय निखिल चौधरी जी जब सांसद थे उन्हीं के प्रयास से तो बंद पड़ा, मिल खुला। निखिल चौधरी जी के लिए ही बोल रहे थे। निखिल कंटिन्यू चला। जब इनके यूपीए की सरकार आई फंड देना बंद हो गया और उसके बाद वहां के लोकल राजनीति में खराब हो गया। कांग्रेस आई के लोगों ने जूट मिल को बंद करवाने का काम किया और बाद में घड़ियाली आंसू बहा करके कटिहार से लेकर दिल्ली जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री को बाईपास कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं मुख्यमंत्री टाइम नहीं दिया, गलत आरोप लगा रहे हैं। चलिए कम से कम इतना तो गच्छे कि हम बाईपास कर रहे हैं उनको। पहले तो बोले कि मुख्यमंत्री साहब मिले, आप कह रहे हैं कि हम बाईपास। आपने कहा कि मुख्यमंत्री समय नहीं दिए। एक बार इनके नेताओं के साथ में, इनके जो लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में एक नहीं दर्जनों बार प्रयास किए मुख्यमंत्री जी मिलना गवारा। हमारे मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता है 11 करोड़ बिहारियों के लिए वो काम करते हैं, सुबह से लेके वो खिदमत करते हैं। वो काला धन अर्जित करने वाली पार्टी नहीं है हमारी, घोटालेबाज पार्टी नहीं है हमारी। अब तो बिहार पति पत्नी बेटा का पार्टी नहीं है हमारा, मुखिया और भारत के मुखिया पति पत्नी और बेटा का पार्टी नहीं है हमारा, सिर्फ ढकोसला पर टिके हुए। साला और साली का पार्टी नहीं है हमारा, वंशवाद की पार्टी नहीं है हमारा। हमारा पार्टी विकासवाद करने वाली पार्टी है। नहीं और आपने एक आरोप लगाया इंडस्ट्री की बात। हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील है, कहाँ है? पूरा विकास हो रहा है। कहाँ उद्योग लगा? बिहार में एक उद्योग का नाम, एक उद्योग का नाम। आप बाहर में लगा, बिहार में एक उद्योग बाहर में लगा, कहाँ लगा? जहानाबाद में लगा। किस चीज का? किस चीज का बता दीजिए। इसका मखाना का लगा, मान लूंगा। क्या बात फूड पॉइजनिंग का लगा। किस उद्योग की बात करते हैं? अरे उद्योग तो बंद होते जा रहा है। कटिहार में उद्योग बंद हुआ, पूर्णिया में कटिहार में सांसद जी के पहल से जूट मिल जो है चलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये केंद्रीय नेतृत्व को ध्यान देना चाहिए था, स्टेट से मामला नहीं था। ये सांसद जी को सही पहल करनी चाहिए थी। सांसद जी ने सौतेला व्यवहार किया कटिहार के साथ। और रही बात विकास की, अभी विकास भैया बता रहे थे, ये गलत बता रहे हैं। विकास कोई खास जगह हुआ और खास वर्ग के एरिया में हुआ है तारिक साहब के द्वारा। बड़ा आरोप क्या कि खास एरिया में हुआ, इसका क्या तथ्य हुआ? एक खास एरिया जहां उनको लगता था कि हमको वोट आ रहा है वहीं हुआ है विकास।
ये कह रही लेकिन हमारी सरकार कोई भेदभाव नहीं करती है। हमारी सरकार सांसद है जिस पर कभी भी सांप्रदायिकता हमारी सरकार कोई भेदभाव नहीं करती है, आज तक नहीं, विगत 40 वर्षों में। आप बता दीजिए एक भी उदाहरण। बिहार का ये सौभाग्य है कि किसी सांसद पे सांप्रदायिकता का आरोप नहीं लगा। ये कोई एकमात्र बहुत गर्व की बात है कटिहार के लिए। ये सौभाग्य कटिहार का। डॉक्टर साहब आपको इसमें जोड़ना चाहेंगे, क्या इन 5 सालों में लगता है कि संविधान खतरे में आ गया? चूंकि मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ चूंकि इन दिनों ये सवाल कई बार गूंजे, तो आपको लगता है कि वाकई जो हमारा लोकतंत्र है खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया? देखिए अभी कुछ ऐसा मौसम चल रहा है कि कथनी करनी में कोई संबंध नहीं है, सच झूठ में कोई संबंध नहीं है। जिसके मन में जो आता है वो अपना कह देता है, और शायद वो उनकी गलती है कि वो ये समझते हैं कि उनकी बातों पे जनता आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, जनता बहुत परिपक्व हो चुकी है, भारत का प्रजातंत्र बहुत ही परिपक्व हो चुका है, और ये बातें केवल कहने की बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। और संविधान का खतरा बहुत बड़ी बात होती है जी। वो यदि होगा तो हम और आप भी घर बैठे अनुभव करेंगे कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन इतनी परिपक्व प्रजातंत्र है भारत की, और इतनी जनता परिपक्व है, और इस तरीके से वो बना हुआ है हमारा संविधान, उस पर कभी भी कोई खतरा नहीं कर सकता है। ये पाकिस्तान का संविधान नहीं है, ये हिंदुस्तान का संविधान है, जहाँ पे अक्षर से इसका पालन होता है, और इतनी अच्छी तरह से आपका ये कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका और संसद, इतने अच्छे तरह से सबके अधिकार को अलग अलग कर दिया गया है कि कभी कोई दूसरे के अधिकार में न घुस सकता है, और न ही संविधान के लिए कोई व्यक्ति इतना सशक्त हो सकता है कि वो खतरे के रूप में आ जाए। चलिए संजय सिंह जी जो जोड़ते हैं, मैं सवाल सिर्फ यही दोहरा रहा हूँ, चूंकि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती भी है, 128वां जयंती। सवाल करने का सिर्फ जो संविधान पर हम पूरा देश चलता है, उस संविधान क्या वाकई खतरे में आ गया है? मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि जज साहब आते हैं मीडिया में और कहते हैं संविधान खतरे में है, विपक्ष के लोग आते हैं कहते हैं संविधान खतरे में है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिससे यह लगता है कि वाकई संविधान खतरे में है। आपसे जानना चाहेंगे क्या है इसका? करण जी, संविधान की जहाँ तक बात है तो संविधान, डॉक्टर साहब ने सही कहा कि संविधान किसी खतरे में नहीं जा सकता है। संविधान एक गाड़ी है जो पटरी पर चलती है, उसके अनुसार हम चलते हैं और उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। तो हम लोगों की पटरी भी ठीक है और गाड़ी वाले रूपी संविधान भी ठीक है, तो हम लोगों के संविधान पे कोई खतरा नहीं है। बट हम आपको दूसरी तरफ ये बात कहना चाहेंगे कि हमारा संविधान का अक्षरशः पालन आज तक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? और उसको कारण यही है कि आप, हमारी जो देश आज़ाद हुई थी 1947 में, जो हम आज़ादी मिली थी, हम लोग आज़ादी की जो ढिढोरा पीटते हैं, तो आज़ादी जो मिली थी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किसी लोगों ने, कोई भी व्यक्ति ने इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया कि आज आज़ादी मिली आखिर किस बात की। आज़ादी जो मिली है हमें संवैधानिक रूप से ही आज़ादी मिली है, क्योंकि जब देश गुलाम था उस समय भी हम भोजन करने का हमको अधिकार था, और देश गुलाम था, हमें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, हमें पूजा पाठ करने का अधिकार था, हमको वो सारी सुविधाएं मुहैया थी जो एक आम नागरिक की होनी चाहिए। गुलाम भारत में भी था, लेकिन एक चीज नहीं था, वो था जो हमारा संविधान, जिसके संविधान के अनुकूल हम लोग चल सके। हम लोग तब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हुक्मा, जो उनके ऑफिसर्स होते थे, उनके आदेश से, उनके जो संविधान थे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग चलते थे। तो हमको तो बड़ी जीत मिली थी संविधान के रूप में, और संविधान मिला था, तो संविधान को पालन करने वाला हमारे यहाँ इन्फोर्स करने की एक अलग यूनिट बना दी गई, संविधान बनाने की एक अलग विंग बना दी गई, जो पार्लियामेंट है, असेंबली है, वो संविधान बनाएगा, कानून बनाएगा, उसको इन्फोर्स करके एक्जीक्यूटिव ले आएगी, और जो जुडिशियल सिस्टम है उसको फॉलो अप करेगी। तो हमारे यहाँ जो हुआ, सारी सिस्टम तो बन गई, लेकिन जो आपने, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि भाई आप देखिए, आप लोग जानते हैं कानून में इग्नोरेंस ऑफ लॉ आप नहीं ले सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमको ये बात नहीं मालूम थी, हमने कर दिया, हमको माफ कर दिया जाए। कानून आपको सजा देगी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ को नहीं। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि लॉ जो अबाइडिंग पर जो इंस्टीट्यूशन है उसको बताना आम लोगों तक कि ये संविधान क्या है, ये कानून क्या है। तो हमारे यहाँ
निश्चित रूप से आज शिक्षा पर बात होती है, चिकित्सा पर बात होती है, लोगों को रोजगार पे बात होती है, लेकिन उन चीजों की नहीं बात होती है जो संविधान जो हम लोगों को आजादी के रूप में मिला, उस आजादी पर हम लोगों की कोई चर्चा नहीं होती है। तो आप बताइए कि आजादी के रूप में हमको जो संविधान मिला है, तो उनको इन्फोर्स कराने के लिए विकास जी और सूरज जी के ऊपर कंधे पर है कि आप कानून को किस तरह से विस्तार पूर्वक आप आम नागरिक तक, एक एक लोगों तक पहुंचाएंगे, कानून को समझाएंगे। तो इन लोग जो है, अब देखिए हमारे नेता का ही नारा है न्याय के साथ विकास, इनका नेता का नारा है न्याय के साथ विकास। लेकिन बिहार का कोई आदमी ये उससे पूछिए कि भाई ये कानून जो तुम्हारा पोस्ट एक्ट बना है वो उसमें क्या क्या हो सकता है, तुमको ट्रैफिक एक्ट बना है क्या क्या हो सकता है, इनके मुखिया से पूछिए, इनके मुखिया खुद नहीं बता पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, और आम आदमी क्या बता पाएगा। तो हम कह रहे हैं कि इसीलिए हमने आपने कहा आपको कि एक योग्यता संविधान में ये होनी चाहिए कि जो भी पार्लियामेंट का जो मेंबर बने, जो भी असेंबली का मेंबर बने, वो कम से कम ग्रेजुएट हो, शिक्षित हो, और उनको लॉ की जानकारी हो, कानून की जानकारी हो। इसीलिए आप पहले भी देखे होंगे जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, एक बात बोलना चाहता हूं, बहुत सारे एडवोकेट बैरिस्टर लोग उसमें हुआ था। तो हमारे यहाँ वैसे लोगों को लेकर खड़ा करते हैं। आप देखिए पार्लियामेंट में क्या होती है, कोई व्हिप लाया गया और आग मूंदता हुआ कोई एमपी पीछे बैठा हुआ है, पक्ष में कितना, तो हाथ उठा दिया। एक मिनट उसमें जोड़ दीजिए। बार बार योग्यता पे बात हो रही है जी, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, जदयू के प्रत्याशी, गांव गरीब किसान के लड़के हैं, भाई दुलाल गोस्वामी जी, और पीएचडी है डॉक्टर दुलाल चंद्र गोस्वामी उनका नाम है। इसलिए हमारे उम्मीदवार भी योग्य पुरुष हैं और वो संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। इसलिए एक बार उनको भी देखा जाए, और उनको जो है योग्य व्यक्ति हैं वो कटिहार के लिए, और उन्होंने बारसोई एरिया में विकास करके दिखाया है। ये तो 18 तारीख को पता चल ही जाएगा कि कितने योग्य कौन से व्यक्ति हैं। 18 तारीख को देख लीजिएगा, रिजल्ट मेरे फेवर में है। बिहार के मुखिया 2-3 बिंदु तो आप लोग के सामने भी संजय जी ने बताया, हमको आप एक बात बता दीजिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के विकास पुरुष है, हम भी मानते हैं, उनके मन में है काम करना, लेकिन बेचारे सफल नहीं हो पा रहे। एक सबसे बड़ा देखिए, उनके रहते हुए मजदूरों का पलायन हो रहा है। आप पता लगा लीजिए, डाटा देख लीजिए, मजदूरों का पलायन हो रहा है, मजदूर का पलायन हो गया है, बड़े भाई उद्योग बंद हो गया है, उद्योग बंद हो गया। एक शराब को लेके आप कितना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? एक शराब बंद कर दिया, हम भी आपके बात का स्वागत करते हैं कि आपने एक अच्छा पहल किया, लेकिन शराब बंदी करके आप बिहार का मुखिया नहीं बन सकते हैं। इससे पहले तो 15 साल पहले आप ठीक थे, थोड़ा सा रोड भी बना था, तो बिजली भी आई थी, आप इधर 5 साल में सब खत्म कर दिए, गांव बिजली रोक दिए, गांव बिजली पहुंच रही है, और आपने बिजली सड़क पहुंचा, आजादी के इतने वर्षों में आपने बिजली का सुधार नहीं किया। और देखिए भारत और बिजली नहीं थी तो उद्योग कहां से आता? भारत के माननीय प्रधानमंत्री, उनका योजना देखिए, बनाते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। कहने का मतलब ये है कि हमको मजदूरों को पेंशन देना है, उनको रुपया देना है। समय क्या करते हैं, 18 वर्ष से लेकर 35 साल, जिस व्यक्ति को पढ़ने का समय है, जिसको रोजगार का समय है, उस समय आप उसको दीजिएगा पेंशन, उसको दीजिएगा मंथली। यही आपका योगदान है, यही आपकी ये है सोच है। अगर आपको किसी को लाभ देना है, प्रोत्साहन राशि है, सीमा कीजिए 50 साल, मजदूरों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। जब हमको नहीं मिलेगा, हमको जब नौकरी नहीं मिलेगी डॉक्टर साहब, तब ना हताश और निराश होके हम 3000 पेंशन लेंगे, हम 6000 रुपए की नौकरी खोजेंगे। आपसे बात करनी, मुझे ब्रेक पे जाना है, उसके बाद ब्रेक के बाद जो है डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे। चलिए आप करते हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद इस मुद्दे का और चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या है सांसद बनने के लिए क्या नीति। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीपीएस स्कूल, शिक्षा भी विश्वास भी, स्कॉटिश पब्लिक स्कूल, शिक्षा और खेल के साथ संस्कार भी, केबीसी ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित देश की सबसे तेज इंटरनेट, सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एलईडी टीवी और केंट आरओ की अधिकृत विक्रेता। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजिटल कटिहार अभियान की शानदार शुरुआत। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरे, स्पाई कैमरे, मनी काउंटिंग मशीन,
लैपटॉप एंड कंप्यूटर एसेसरी, एयर कंडीशनर, डिजिटल LED लाइट्स, वीडियो डोर फोन्स, फायर अलर्ट्स, साथ में और भी बहुत कुछ। अब कटिहार बनेगा पूरी तरह डिजिटल एंड सिक्योर। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452248601, a unit of KBC News। सभी प्रकार के केंट RO प्यूरिफायर के लिए संपर्क करें केंट RO के अधिकृत विक्रेता सती सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452242570, मोबाइल 9297979700। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस अब आपके शहर कटिहार में भी। KBC ब्रॉडबैंड, सबसे तेज और अनइंटरप्टेड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित KBC ब्रॉडबैंड। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार या KBC न्यूज कार्यालय बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 242570 और 248601, मोबाइल 9297979700 और 9430029220। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। चलिए, हम चर्चा कर रहे थे कि हमारा सांसद कैसा होना चाहिए और क्या गुण होने चाहिए और किन मुद्दे पर हम उन्हें अपना सांसद चुने और कौन सा सांसद हमारे लिए सही होगा जो हमारे जिले की समस्या को बेबाकी से सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार एक मजबूत सशक्त सरकार बनकर कटिहार जिले का विकास हो सके। चलिए डॉक्टर साहब को जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब, चुनाव जब आता है, लोगों का जुबानी जंग जो होता है, लोगों का जुबानी जंग तेज हो जाते हैं और एक दूसरे का सम्मान के बजाय अपमान पर बदल जाता है। ये केवल चुनाव देखने को मिलता है। आपको नहीं लगता कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें बदलाव आ गया है अब चुनाव में? निश्चित रूप से देखिए, ये हमें लगता है जो उम्मीदवार हैं उनकी गलतफहमी है कि वो दूसरे के प्रति अपशब्द का प्रयोग करें और संसदीय भाषा का प्रयोग करें तो वो ज़्यादा सशक्त ढंग से अपनी बात रख सकते हैं। वास्तव में प्रबुद्ध जनता ऐसे लोगों को खूब अच्छे हाई एस्टीम में नहीं लेती है और अंततोगत्वा ये उनके लिए एक बहुत बड़ा नकारात्मक पॉइंट सिद्ध होता है। लेकिन हर व्यक्ति अपने मानसिकता से, अपने समाज के अनुरूप ही अपनी बात कहने में सक्षम भी है। जो कल तक छोटी बातें सोच रहा था, छोटे मुद्दे पे अपना विचार रख रहा था या दूसरे के प्रति प्रतिशोध की भावना रख रहा था, वो अचानक ट्रांसफॉर्म होकर के बहुत अच्छे रूप में समाज के सामने नहीं आ सकता। तो वास्तव में ये देखें तो किसी के प्रति अपशब्द बोलना ये उस व्यक्ति के द्योतक नहीं है, बोलने वाले का परिचय होता है। ये वो व्यक्ति खुद अपना परिचय दे रहा है कि हम इसके है मतलब आदत में है कि हम ऐसे अपने प्रतिद्वंदियों के प्रति ऐसी छोटी बातें बोलें या छोटे बड़े पद पर जब कोई नेता इस तरह का बात कहते हैं तो बहुत शब्द लगता है। निश्चित रूप से वो उनके लिए ही वो माइनस पॉइंट होता है। वो कहने जिसके लिए कहा जाता है उसको तो और वो ऊपर उठा देता है कि इस व्यक्ति में इतना आंतरिक शक्ति है कि प्रतिद्वंदी नीचे गिर करके बातें करना शुरू कर दिए। तो ऐसी बातों से परहेज खुद अपने हित में होना चाहिए। साथ साथ यदि ऐसी बातें समाज में नहीं आए, मीडिया के द्वारा नहीं आए, तो आम जनता के बीच भी एक अच्छा सद्भाव बना कर रहता है और सद्भाव पूर्वक ही एक पॉजिटिव कंपटीशन क्रिएट होता है, न कि एक नेगेटिव कंपटीशन। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं जो कटिहार की आम समस्याओं को बताएंगे और आप दोनों से खास तौर पर सवाल पूछेंगे। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, विकास जी। विकास जी, अपना सवाल पूछिए। विकास जी। मैं सारे जनप्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ। पूछिए। कि देहरिया आके देखे कितना जल जमाव है यहाँ। अगर कड़ा धूप हो जाए तो कोलरा हैजा फैल जाएगा, इसका क्या निदान है? चलिए, दोनों प्रतिनिधि से हम जरूर जवाब लेंगे। जल जमाव की समस्या, सूरज राय जी आप बताइए। जल जमाव की समस्या, आप कह रहे हैं कि चारों तरफ सड़क बना दिए, नाले बना दिए, फिर भी जल जमाव है, क्यों? यहाँ आउटलेट की व्यवस्था में नगर निगम के द्वारा प्रयास हो रहा है
बुडको द्वारा जो है डीपीआर भी तैयार किया जा रहा है। और हमारा कटिहार जो है कटोरा नुमा शहर है जी। वाटर लॉगिंग की समस्या बरसों बरस से रही है और उसमें जो है पहल किया जा रहा है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन निश्चित हल होगा। मैं विकास जी को आश्वासन देना चाहता हूँ। 15 साल से हैं आप, कितना समय लगेगा? 15 साल से हमारा नगर निगम की सरकार को आप बात करिए ना, नगर निगम का सेक्टर का डहरिया कहा उन्होंने, डहरिया के निवासी थे। डहरिया तो कई वर्षों से है। अभी उसका बुडको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है बुडको को दिया गया है, डीपीआर तैयार है, उसमें काम होना बाकी है और काम होगा निश्चित तौर पे। आपको क्या लगता है? देखिए सांसद भी रहे, आप भी जिम्मेदार है उतना? नहीं, निश्चित रूप से अब जिम्मेदारी को हम लोग मानते हैं। देखिए अभी जो विकास जी ने आरोप लगाया, असल क्या है कि नगर निगम में जो हमारे नगर के मुखिया है मेयर साहब, वो सिर्फ अपने विकास में लगे हुए हैं। क्यों ऐसा लग रहा है? उनको नगर के 4500 वार्ड में वो एक टीम बना ली है, जहां में अब जैसे डहरिया है, डहरिया में विकास क्यों नहीं हुआ? अभी देखिए लाइट लग रहा है, देखिएगा कुछ व्यक्ति कुछ ऐसे जगह है जहां में बहुत ज्यादा लाइट लगा हुआ है और कुछ ऐसा जगह जहां लाइटें नहीं लगा हुआ। इसका कारण यही है कि नगर निगम में भी खेमाबाजी लगातार, कभी अविश्वास का माहौल बनता है। मतलब ये समझिए कि वो लोग आपस में परेशान है, उसको विकास से कोई मतलब नहीं। जहाँ तक नगर निगम योजना का लाभ लेना, जहाँ तक विकास जी के बंदोबस्त कैसे होगा? नहीं, विकास जी की जो बात थी डहरिया और जहाँ की जल जमाव की बात आई है वाटर लॉगिंग की, वहाँ के वार्ड कमिश्नर सुधा महतो है जी, ठीक है। और सुधा महतो के पति संजय महतो जी है और वो कांग्रेस आई के सदस्य हैं और आरजेडी के सदस्य हैं, मतलब आरजेडी के सदस्य हैं और इन्हीं के साथ है निश्चित। और वो आपको इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ, जब नगर निगम को छेड़े तो मैं नगर निगम का भी तो पार्ट हूँ, मैं नगर निगम का भी पार्ट हूँ। ये एक आम जनता आम जनता को तो मैंने आश्वासन दे दिया। रही बात हमारे मेयर साहब की, तो कटिहार में ऐसा इकलौता मेयर है 11 नगर निगम में जो कटिहार के विकास के मानचित्र में कटिहार को अव्वल किया है। ये विजय सिंह है कटिहार का। लक्ष्मीकांत जी एक और कॉल ले लेते हैं क्या? लक्ष्मी जी है मनिहारी से। जी लक्ष्मी जी कहिए। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मुद्दे की बात में। करण जी, मैं विकास जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। चलिए, विकास जी हमारे साथ है, पूछ सकते हैं आप सवाल। हेलो करण जी, मैं विकास जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हमारे मनिहारी के विधायक श्री मनोहर प्रसाद सिंह जी हैं जो 2 बार से जीत रहे हैं, लेकिन उनकी निगाह अभी तक मनिहारी आने जाने, कटिहार और मनिहारी के रास्ते में पटनी नारायणपुर एक जगह है, वहाँ एक पुल है जो जर्जर हो चुका है, जिसको कि बांस से बंद कर रखा हुआ है। आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट होते रहता है, घटनाएं होती रहती है, जबकि हमारे विधायक कांग्रेस के हैं मनिहारी में और हमारे सांसद महोदय तारिक अनवर जी वो कटिहार में है, वो भी मनिहारी उसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन उनका निगाह उस पर क्यों नहीं पड़ा है अब तक? जो आए दिन वहाँ पे घटनाएं होती रहती हैं, वहाँ पे बांस बंधी हुई है, क्यों? मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि हमारे सांसद और विधायक जी का ध्यान उस पर क्यों नहीं केंद्रित है? चलिए, इनका सीधा आरोप है कि ऐसे भी पूरे जिले में चचड़ी पुल वाला दिन कब खत्म होगा? नहीं, निश्चित रूप से इनका सवाल बहुत मजबूत सवाल है और सही बात कर रही है कि चचरी पुल नहीं बना है या रोड नहीं बना है। लेकिन आपको बता दें कांग्रेस के विधायक हैं आदरणीय मनोहर सिंह, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। हम तो इनसे अनुरोध करेंगे मैडम से कि आप सीधे जाके मनोहर बाबू से मिलिए और मनोहर बाबू का आवेदन दीजिए। एक बात बताइए, हम निश्चित रूप से आपके आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार होगा और रोड बनेगा। दीजिए कि हम मनोहर बाबू से मिले या फिर कोई जनता मिले जी, ये तो अलग बात है जी। लेकिन मनोहर प्रसाद जी इस रास्ते से अक्सर कटिहार तो आते ही होंगे, देखते ही होंगे। देखिए, कटिहार जिला बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, आप भी जानते हैं जी, और बाढ़ का दंश मनिहारी भी झेलता है। हो सकता है बाढ़ के कारण कटाव हो गया हो,
तो हम मनोहर बाबू से बात करेंगे और हम निश्चित रूप से इनको विश्वास दिलाते हैं कि अभी तो आचार संहिता का समय है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि सड़क बन जाएगी, लेकिन चुनाव के बाद हम इसको विश्वास दिलाते हैं कि हम आएंगे और गंभीरता से इसको देखेंगे। चलिए आप पर भी सीधा होगा। हाँ, आपको बीच में थोड़ा सा हम कहेंगे कि आखिर कब तक लक्ष्मी जी जैसे और मेरे जैसे डॉक्टर साहब जैसे जनता सूरज जी और विकास जी के चपेट में पिसते रहेंगे, क्योंकि ये जो है पुल की जो समस्या है, हाँ। लक्ष्मी जी ने सही उठाया, हाँ। कि ये पुल की समस्या आज से नहीं बनी हुई है, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और पुल चूंकि मनिहारी जो रास्ता है, मनिहारी का जो सड़क है ओवरलोडेड ट्रक से वो गुजरता है और वहां पे आना जाना का जो है ट्रक जो है चूंकि एलसीटी जो है झारखंड से आती है और मनिहारी से उस रास्ते से, और वो बहुत गंभीर मुद्दा है, भारी वाहन क्रॉस। और इस मुद्दे को अभी तक ने विधायक के संज्ञान में या एमपी के संज्ञान में, तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एमपी भी कांग्रेस के, एमएलए भी कांग्रेस के, संज्ञान में नहीं है तो दोनों के संज्ञान में नहीं है। अब चुनाव में जनता जब उनको ध्यान आकृष्ट कराएंगी तब वो आश्वासन देंगे। ये अगर वह सड़क या पुल नहीं बना है तो इसके जिम्मेदार क्या आप नहीं हैं? जनप्रतिनिधि कांग्रेस के, एमएलए वहां से कांग्रेस के, सांसद यहाँ कांग्रेस के, हम जिम्मेवार हैं। सरकार आपकी, एनडीए में सरकार हमारी सरकार है। इसका उन्होंने क्या बताया प्रकाश जी? इसका तथ्य ये हुआ कि अगर कांग्रेस का विधायक है या एमपी है तो हम उस इलाके का उनका क्या प्रतिबद्धता है जनता के प्रति? सिर्फ वोट लेना, घर में आराम करना। तो इसका तथ्य यही नहीं हुआ कि आप दोनों मलाई खाइए, जनता भूखे। मैं और मेरी पार्टी, हाँ। मेरी सरकार मलाई नहीं खाती है, जनता की खिदमत करती है, सेवा करती है। और बिहार दिख रहा है, बिहार विकास की ओर अग्रसर है। दुनिया में बिहार जाना जा रहा है विकास के नाम पर। पुल बनना था, हाँ, एक ईंट भी नहीं गिरी। ये शिलान्यास हुआ है, उसमें फंडिंग भी हुई है, हाँ। बहुत जल्द जो है काम शुरू होगा। मान लीजिए आचार संहिता है, आफ्टर इलेक्शन होगा ही, उसमें तो फंड अलॉट भी कर दिया गया है। चुनावी शिलान्यास है, चुनाव एक मतलब बिफोर जो है, अब मान लीजिए चुनाव से पहले शिलान्यास हुआ है जी, फंडिंग भी हो गया है। सूरज जी चुनाव से पहले अब जानते हैं कि टेंडर है, सरकारी जो प्रोसेस है, सरकारी जो प्रोसेस है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। नहीं, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी इधर किए हैं और वो इधर हुआ है। आपको कैसे लगता है 3 साल हो गए? 3 साल नहीं हुआ है, 6 महीना पहले हुआ है और प्रोसेस में समय लगता है। 6 महीना पहले प्रोसेस होता है, सरकारी प्रोसेस होता है, बड़ा प्रोजेक्ट है। आप जान रहे हैं कि गंगा पुल पे, गंगा नदी पे पुल बनाना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोसेस हो रहा है, फंडिंग हो गया। न्याय के साथ विकास, सूरज जी का कितना अच्छा नारा है। हाँ। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण, बिहार में मजदूरों की स्थिति आप देख रहे हैं, 70-80% मजदूर है, हाँ, बेकार है। बिहार के मुखिया ने एक नारा दिया हमारे श्रम विभाग में कि मजदूरों को निःशुल्क हम कुछ रुपया उपलब्ध कराएंगे। हम लोग बहुत खुश हुए। कंस्ट्रक्शन में मजदूर के लिए, निर्माण मजदूर के लिए 15,000 का घोषणा किए कि हम 15,000 रुपया वैसे कामगारों को जो ईट भट्टा में काम करता है या राजमिस्त्री का काम करता है, उसको हम 15,000 रुपया देंगे। बेचारा 15,000 रुपया लेगा, हथौड़ी खरीदेगा, औजार खरीदेगा, खूब बढ़िया से साइकिल खरीदेगा और सरकार चलाएगा। उस 15,000 के योजना को दिलाते दिलाते मजदूरों का योजना बढ़ के 39,000 हो गई। पिछले महीना 42,000 हो गया। कटिहार जिला में छोड़िए, पूरे बिहार में 20 लाख निर्माण मजदूर का आवेदन जमा है, अभी तक मजदूरों का निबंधन समाप्त, भुगतान खत्म। कहाँ गया न्याय के साथ? ये योजना कहाँ गया? ये योजना हमारे डॉक्टर दुलाल चंद गोस्वामी जी जब श्रम मंत्री थे उनके समय में किया गया था कि हमारे जो मजदूर हैं उनको इतनी राशि नहीं होती है कि वो अपना जो औजार वगैरह खरीद सके। उनको एक प्रोत्साहन के लिए 15,000 रुपये की राशि का प्रोत्साहन का शुरुआत माननीय दुलाल चंद गोस्वामी के द्वारा किया गया था।
और बड़े भाई विकास श्रम मंत्री है, बड़े भाई विकास जी जानते हैं, निश्चित उनके रीजन में माननीय मंत्री जी ने कैंप लगा के मजदूरों को देने का काम किया है और विकास जी भी वहाँ उपलब्ध थे। कैसे बोलते हैं न्याय के साथ विकास? तो अब मान लीजिए आप 5% दीजिएगा, हमारे पास आवेदन आया, आवेदन का स्क्रूटनी होगा। अब ऐसा नहीं है कि हम पूरा उसका सत्यापन किए बगैर दे देंगे। योजना में हमारा सिस्टम है, ऐसा आवेदन आया है, हम उसका स्क्रूटनी करेंगे, सत्यापित करेंगे, उसको जांच करवाएंगे, ऐसे हो जाएगा। ये सब और माननीय दुलाल चंद गोस्वामी के रीजन में ये योजना शुरुआत हुआ और धरातल पे काम हुआ। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ जो घोषणा होता है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उस पे काम होती है। हमारा हवा में पति पत्नी का सरकार नहीं है, हवा में नहीं चलता है, घोटालेबाज सरकार नहीं है हमारा। जनार्दन जी अपना सवाल पूछिए आप। जनार्दन जी। हेलो जी जनार्दन जी सवाल पूछिए आप अपना। हाँ, मैं डॉक्टर कुमार गंगानंद सिंह बोल रहा हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ जनप्रतिनिधि जो वहाँ बैठे हुए हैं उनसे जी 370 धारा NRC का विरोध बिहार के मुख्यमंत्री क्यों किए? 370 धारा और 35A के विरोध का स्वर कौन मुख्यमंत्री उठाए? सवाल दोहराइए। 370 बोलो। 370 हाँ जी 370 धारा 370 धारा और 35 A का विरोध कौन मुख्यमंत्री किए बिहार में? चलिए आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं। हमारा गठबंधन का सरकार है जी, गठबंधन का सरकार है। बीजेपी एक तरफ कहती है कि अब उसका मैनिफेस्टो में है 370 धारा, राम मंदिर, ये सब जो मुद्दा है ये हमारे गठबंधन के साथी का है। हमारा जो मुद्दा है 370 धारा छोड़ करके है, राम मंदिर छोड़ करके, इन सब मुद्दों पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट ये है कि स्टैंड है कि उसमें साथ नहीं देंगे, लेकिन बाकी सब में साथ देंगे। नहीं, बिहार के विकास के लिए समझौता नहीं, कंडीशनर समझौता है। तो आप ये स्वीकार करते हैं क्या कंडीशन लगा के समझौता किए हैं आप लोग? नहीं, विरोध क्या है, हमारा कंडीशन है बिहार के विकास के लिए गठबंधन है। इनका पहले भी कंडीशन था, नरेंद्र भाई मोदी के लेकर कंडीशन था, उस कंडीशन पर इन्होंने फिर आए, साथ में आए, कंडीशन पे कंडीशनल इनका रिलेशन रहता है। हम लोग बिहार के लिए प्रतिबद्ध हैं, बिहार के विकास के लिए है। चुनावी समझौता हमारा बिहार के सद्भावना चुनाव के कारण बस चुनावी समझौता। आदरणीय प्रोफेसर गंगानंद सिंह जी गुरुदेव हमारे बहुत अच्छा बोले, ये बस चुनावी मुद्दा है, अभी लड़ लीजिए। हमारा विकास का मुद्दा है, फिर अलग हो जाए। चुनाव का मुद्दा आप लोग का, चुनाव का मुद्दा आप लोग का है, महागठबंधन। आप लोग टीवी में देख रहे थे टिकट बंटवारा में क्या हो रहा था, कितने लोग हैं, चुनाव के बाद कहाँ जाएंगे? डॉक्टर साहब से क्या आपको लगता है? किरण जी, विकास जी से एक हमारा प्रश्न है कि क्या ये 370 हटाने के सपोर्ट में है? इनसे प्रश्न है। उसके सपोर्ट में है निश्चित रूप से। सुनिए, निश्चित रूप से हम लोग इस मुद्दा पर चुनाव में कोई चर्चा नहीं करेंगे संजय जी, हम लोग का ये मुद्दा नहीं है। नहीं, अगर हमारा मुद्दा क्या इन्होंने समर्थन नहीं किया? हम लोग क्या आप विचार है क्या? नहीं, अभी इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देंगे? नहीं, आप उसके समर्थन में हैं? नहीं, सुनिए, ना समर्थन और ना समर्थन, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग इस मुद्दे पर बात करने वाले नहीं। और जुड़ गए हमारे साथ दोनों लोगों की ऐसे मुद्दे पर हम लोग बात करना नहीं चाहते। हेलो राजू जी। हाँ बोल रहे जी राजू जी, सवाल पूछिए अपना। जी सवाल कीजिए, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है, मॉडर्न स्टेशन बिल्डिंग से अबुल कलाम आजाद चौक, जो पुराना बाजार चौक, ये जो रास्ता कच्चा है और ऊबड़ खाबड़ है, ये अभी तक क्यों नहीं ठीक किया गया, क्यों नहीं बना दिया गया? ये किसका दायित्व है? ठीक है, धन्यवाद सर। निश्चित रूप से बाटा चौक से लेकर मॉडर्न स्टेशन तक रोड बननी चाहिए। अभी जो जीएम का प्रोग्राम था उसमें कटिहार जिला इंटक ने जीएम को आवेदन दिया उस रोड बनने के बारे में, लेकिन पता चला कुछ तकनीकी कारणों से वहां बिहार सरकार और रेल के बीच में कुछ विवाद है, जिसके चलते वो रोड नहीं बन सका। हम लोग प्रयास करेंगे चुनाव के बाद
कि वो जो तकनीकी कारण है या कुछ समस्या है वो खत्म हो जाती, रोड बने। अभी क्यों रोड सड़क नहीं बन पाई? नगर निगम में भी आप एनओसी का मामला है ना, रेल का जमीन है, जब तक हमको एनओसी नहीं प्राप्त होगा नगर निगम को, तब तक उस पर निर्माण नहीं हो सकता है। यही नाला का जो अभी एक कॉलर ने कहा कि वाटर लॉगिंग की समस्या जो डेडिया में है, वो रेल क्षेत्र में हमारा ड्रेन बना था, लेकिन उन्होंने एनओसी नहीं दिया और बना हुआ ड्रेन को तोड़ दिया, जिससे वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही है। जो वाटर लॉगिंग की समस्या है डेहरिया में, वो रेल के नहीं एनओसी देने के कारण हो रहा है। और मेरा नाला निर्माण किया हुआ था नगर निगम के संवेदक के द्वारा, जिसको तोड़ दिया गया। नहीं वो तो 45 वार्ड में सूरज जी है, वो तो बेचारा एक तो डेहरिया का मामला उतार दिया। नहीं हमारे घंटा का बारिश में कटिहार बंद, वो तो दिल्ली में घंटे के बारिश में कटिहार जलमग्न। अरे दिल्ली में भी वाटर लॉगिंग होता है रेनी सीजन में। हम दार्जिलिंग में थोड़ा रह रहे हैं, सिल्लीगुड़ी में नहीं रह रहे हैं। वाटर लॉगिंग तो दिल्ली में मैंने देखा है। खास पहल नहीं हुआ, कटाव पे खास पहल नहीं हो सका, आज भी लोग डूब जाते हैं। क्यों नहीं? आप ये एक दूसरे पर आरोप लगाने से अच्छा है कि उसको समाधान कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? हमारी आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी कोई लेना चाहते हैं? जब कोई अच्छा होता है तो हमने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने हम लोग जिम्मेवार लोग हैं, जिम्मेवार पार्टी के लोग हैं, हम लोग विकास कर रहे हैं और बिहार में विकास दिख रहा है। करण जी, योजना का तो लाभ जनता को मिलता है, लेकिन श्रेय काम हो उसका भी श्रेय प्रतिनिधि को मिलता है, काम नहीं हो तो उसकी भी डिस्क्रेडिट उनको लेनी चाहिए, क्योंकि ये बराबर का हिस्सा है ये। और जनता घर बैठे इसको आकलित कर लेती है कि हमारे प्रतिनिधि महोदय हमारी समस्याओं में कितनी रुचि ले रहे हैं और कितना नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को देखते हुए ये निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि एकदम जनप्रतिनिधि को, ठीक है ये राष्ट्रीय चुनाव है, इसमें राष्ट्र का दशा और दिशा दोनों ही निर्धारित होगा, लेकिन जो स्थानीय विषय हैं उनको नजरअंदाज करके कोई राष्ट्र का नेतृत्व नहीं कर सकता है। और जब तक जनता सीधे अपने स्थानीय मुद्दों से संतुष्ट नहीं होगी, तब तक राष्ट्रीय विषयों पर उसका ध्यान भी नहीं जाएगा। जैसे किसी का कोई भूखा व्यक्ति हो तो कितनी सिद्धांतिक बातें करेगा, मूल रूप से तो उसे उस समय भोजन चाहिए। जब भोजन मिल जाएगा तब वो शांत चित्त से अच्छी बातें सुनेगा, सत्संग करेगा, सत्संग सुनेगा, वो सारी बातें। लेकिन जब हमारी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या ही कष्टदायक है, बारिश हुई कि सब लोग समझ गए कि आज बाजार नहीं निकलना है, एकदम घर बैठे निष्कर्ष परसेप्शन बन गया है कटिहार जिले में कि अगर बारिश आज हो गई तो बाजार नहीं निकलना है, दुकानदारों को दुकान भी कितने खुले होंगे ये पता नहीं। निश्चित रूप से। और जहां तक एनओसी वगैरह की बात है, ठीक है देगी केंद्र सरकार, रेलवे से लेना है तो केंद्र सरकार देगी, लेकिन केंद्र सरकार के सामने हमारी समस्या हमारे वार्ड कमिश्नर नहीं रखेंगे, हमारे सांसद ही न रखेंगे। बिल्कुल, यदि राज्य सरकार से कुछ करना है तो हमारे विधायक ही नहीं रखेंगे। बिल्कुल, उसके लिए हम वार्ड कमिश्नर को तो नहीं कह सकते कि भाई, हाँ वार्ड कमिश्नर बार बार विधायक महोदय को, सांसद महोदय के ऊपर दबाव बना सकते हैं, है ना। और इसमें एक निष्पक्ष भावना के साथ हमारे सांसद और जो विधायक है उनको भी आना चाहिए कि ये हमारी जन समस्या। आज देखिए दूसरे पहलू देखिए कि एक तरफ तो तारिक साहब थे, दूसरे तरफ टिकट लेने के लिए लगभग सारे विधायक लोग लग गए थे, लाइन में लग गए। मतलब वो चाहते हैं कि हम जिला का नेतृत्व करें, लेकिन जब विकास की बात होगी तो अपने क्षेत्र के भी चुनिंदे गांव में ही उनका विकास होगा निश्चित। तो ऐसी छोटी भावना लेकर के ऊंचा स्वप्न देखना, ये दोनों में कोई मेल नहीं है। यदि ऊंचा स्वप्न देखना है तो हृदय से आपको ऊंची बात सोचनी पड़ेगी और अंदर से सबकी भलाई, पूरे जिले की भलाई को लेकर के चलना पड़ेगा। ये कहीं डिफाइंड नहीं है कि केंद्र के लिए हमारे सांसद ही जाएं। हमारे जो सक्षम पार्षद, ये विधानसभा के जो सदस्य हैं, हमारे विधान परिषद के जो सदस्य, वो खुद नेतृत्व संभाले ना भाई। कोई जरूरी है कि हम सारी बातों के लिए केंद्र से लिंक करने के लिए सांसद महोदय का ही हम ये लेंगे। चलिए संजय जी पास जाएंगे। संजय जी, क्या आपको लगता है कि अब एक नीति तैयार कर देना चाहिए कि जो सांसद कार्य नहीं करेंगे उन पर बाकायदा एफआईआर हो, कानूनी उस पर शिकंजा कसे? जनता की मांग होगी तो बेशक उस पर अब ये नीति सोचेगा जी। अब आपको नहीं लगता कि ये दिन आ गया है? आपको सोचेगा क्या? इसी में हमने पहले भी आपको बताया करण जी कि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है।
देश का प्रधानमंत्री एक सवाल और उठता है, जब कोई अच्छा कार्य होता है, संजय जी, हम जब कोई अच्छा कार्य होता है तो मैंने किया सब क्रेडिट लेते हैं। जब वही कार्य नहीं होता है, देखिए तो ये मेरे क्षेत्र में नहीं है, सब ये मेरे क्षेत्र में नहीं, ये कब होगा? देखिए ये तो डॉक्टर साहब ने कहा कि उच्च सोच रखना पड़ेगा, उच्च विचार रखना पड़ेगा। आप देखिए हम लोगों के यहाँ एक पुरानी कहावत थी कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी चवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुहाए। तो ये पुरानी कहावत थी, लेकिन आज की तारीख में निंदक को लोग विरोधी घोषित कर देते हैं। जो आपके निंदक हैं, जो आपकी बातों को उठाएंगे, उसको आपने विरोधी घोषित कर दिया और कहते हैं कि उसके दरवाजे पे नहीं जाना है। यहाँ के नेताओं की ये मनोवृत्ति मानसिकता बन गई है कि वो विरोधी है, ये बात उठा रहा है। तो प्रतिपक्ष का जो काम है हमारे यहाँ देश में, जो देखिए कि विपक्ष की जो भूमिका है वो भी सही से नहीं चल रहा है, हमारे यहाँ जो पक्ष की भूमिका है वो भी सही से नहीं चल रहा है। जब तक कि हम आपको उठाएंगे नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने सही बात उठाया कि आपको जो हम लोग के एक पंचायती स्तर का, चूंकि ये पंचायती राज के अपने दल के अध्यक्ष भी हैं, तो इनको इस बात को सोचना है कि एक सीमा बना हुआ है कि वो एक वार्ड सदस्य है वो अपना मुद्दा उठाएगा, एक मुखिया है वो अपना मुद्दा उठाएगा, एक जिला परिषद है वो मुद्दा उठाएगा, एक विधायक है अपना मुद्दा उठाएगा। तो हर लोग अपने व्यक्तिगत नीतियों को अपने कार्यान्वित कर दें, अपने व्यक्तिगत कामों को, अपनी जो उनकी स्टेबिलिटी है, उनकी जो कैपेसिटी है उसमें वो काम कर दें बेस्ट एफर्ट में, तो हमारा देश में विकास को सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो एक वार्ड सदस्य भी अपना भूमिका भूल जाता है और विधायक भी भूल जा रहा है भूमिका। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, जो आते हैं, जो वित्त मंत्री जो होते हैं, हमारे जो आपको इंडस्ट्रियल मिनिस्टर होते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है कि वो क्या काम कर रहे हैं, कितनी काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ने एक पहल किया था कि जो उन्होंने एक एनालिसिस करवाया था कि जो भी हमारे मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, अगर उनका काम सही नहीं है तो उनको हटा दिया गया, जिसमें राजीव प्रताप रूडी वगैरह लोगों को भी हटाया गया था, आपको जैसे पता होगा। लेकिन क्या उसके बाद उन्होंने उस नीति को कायम रखा? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो नीति को कायम रखेंगे तो वो खुद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। एक आदमी दूसरे आदमी पर आरोप प्रत्यारोप करता है, वो कहता है कि अब देखिए मानसिकता लोकतंत्र की कितना नीच तक हम लोग पहुंच चुके हैं कि एक आदमी कहता है प्रधानमंत्री को, जो देश का गरिमा पद है, उसको कहता है देश का चौकीदार चोर है, देश का चौकीदार चोर है। उनके ऊपर आज तक मुकदमा नहीं हुआ। और अब जो है भाषा की मर्यादा शुरू से, भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से हो जाती है। आप सोचिए नहीं, भाषा की मर्यादा व्यक्तिगत रूप से आप करें। नहीं, इससे पहले भी राजीव गांधी का भी सवाल उठाया गया था कि गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर। लेकिन ये भाषा की मर्यादा, मैंने इसीलिए भाषा की मर्यादा बनाई रखनी चाहिए हमेशा से। लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए भाषा की मर्यादा एकदम निश्चित रूप से होनी चाहिए। और आप देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति को और आपको जो हमारे स्टेट के गवर्नर है उनके ऊपर बाइक फेंक देते हैं, उसका कोई नहीं होता है। जो गरिमामय पद है उसको गरिमामय को, आपको मालूम होगा, जानकर बड़े आश्चर्य होगा, जब जो नेपोलियन बोनापोर्ट था, नेपोलियन बोनापोर्ट टाटा कद का आदमी था और वो तस्वीर एक टांग रहा था उछल कर, तो उसकी जो सर्वेंट थे, उसके कामगार थे, उन्होंने कहा कि महाराज हटिए हम इसको टांग देते। तो नेपोलियन ने पूछा कि आप क्यों टांगोगे? तो बोला कि महाराज हम आपसे बड़े हैं। तो नेपोलियन अपना पिस्टल निकाला और उसको शूट कर दिया। कहा कि जिस आदमी को शब्द का ज्ञान नहीं है वो नेपोलियन का वो सेनापति नहीं हो सकता है। तो हमारे देश में आप बताइए कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिसको शब्द का ज्ञान नहीं है और देश के बड़े उच्च पद पर आसीन हैं। तो आप जब तो देश की प्रगति क्या होगा? अब उम्मीद करते हैं कि चूंकि लोकसभा सांसद होने के बाद आपकी सरकार बिहार में है, तो ये वाटर लॉगिंग की समस्या या अन्य जो समस्या है बिहार तबके का खत्म होगा। चूंकि आपका भी चुनाव नजदीक है, आपके तरफ से भी कई वादे किए जाएंगे, मैनिफेस्टो तैयार किए जाएंगे। निश्चित तौर पे हमारी पार्टी जो है काम कर रही है और जो भी समस्या है, कटिहार का हो या मान लीजिए बिहार का हो, हमारी सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। रही बात दुलाल गोस्वामी जी की, क्योंकि अब हमारा सांसद का चुनाव है, अभी तो हमारा स्टेट इलेक्शन है नहीं, ये तो सेंटर पॉलिसी चुनाव है, सेंटर का चुनाव है। 17 लोग आपके भी खड़े हैं, 17 लोग हमारे जदयू के खड़े हैं, हम कटिहार पे बात कर रहे हैं। जी जी।
तो कटिहार, जहाँ तक दुलाल गोस्वामी की बात है, दुलाल गोस्वामी भी विकास पुरुष हैं। पावर सब स्टेशन बनाए बारसोई में, कई सड़क तो था ही नहीं बारसोई के एरिए में, बारसोई विधानसभा में, और पूरा सड़क का जाल बिछाए। कई पुल पुलिया, जो चचरी का भी बात मनिहारी में हो रहा था, आप चले जाइए बलरामपुर, अब विधानसभा हो गया, बारसोई से अब बलरामपुर हो गया, तो बलरामपुर एरिया में आप चले जाइए, आपको सड़कों का जाल बिछा हुआ है, दुलाल गोस्वामी जी की देन है। कई पुल पुलिया जो बंगाल से जुड़ने वाला है। कटिहार जिले में आज भी कई ऐसे इलाके जहाँ चचरी पुल है, आपको जानकारी है? मैं बलरामपुर की बात कर रहा हूँ। हम अपने उम्मीदवार के बारे में बता रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार विकास पुरुष है, गरीब मजदूर किसान परिवार से आता है। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हमारी जिम्मेदारी है। हमारे उम्मीदवार को एक बार मौका तो दीजिए। आप देखिए कटिहार का तकदीर और तस्वीर ने बदल दिया दुलाल गोस्वामी, तो आप बोलिएगा। चलिए 5 साल 5 साल सबसे पहले तो एक बार बताइए। चलिए ठीक है, डॉक्टर दुलाल गोस्वामी आरोप लगाने से अच्छा कि आप अपने बारे में बोले कि 5 साल में जो है 5 साल तारिक साहब भी रहे जी, बड़े नेता भी हैं जी, इन पे तो कोई दो राय नहीं कि उनको पहचान की जरूरत नहीं है, बहुत राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग जानते हैं जी। तो अभी भी लोग यहाँ चचरी पुल पर चले, कटाव की समस्या खत्म नहीं हुई, हर साल बाढ़ से डूब जाए, ये सब समस्या कब खत्म होगा? निश्चित खत्म होना चाहिए। और हम लोग कहते हैं सरकार सड़क बिछी है, तो बिहार सरकार कहती है मैंने बिछा दिया, बिजली बिहार सरकार कहती है मैंने बिछा दिया। हम लोग उसी अभियान में लगे हुए हैं। ये जो जुमलाबाजी और ये न्याय के साथ विकास है ना, तो इसी तो कीजिए। हम तो क्या बोलेंगे, 10 साल पहले नीतीश कुछ काम भी किए थे, इधर 5 वर्षों में तो खत्म हो गया। ये भी नरेंद्र मोदी जी के मित्र हो गए, उधर वहां जुमलाबाजी, इधर बिहार में जुमलाबाजी। क्या कर रहे हैं बिहार में विकास? बिहार में किसान रो रहा है, बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है, बिहार में इतना विकास है, अन्याय के साथ विकास जन्म से लेके मृत्यु तक विकास है। मेरा स्पष्ट करना है कि स्थानीय मुद्दे पर तो पहले सूरज जी को चाहिए कि आपके जदयू के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जदयू के कटिहार के स्तंभ है, क्या एक बार भी जूट मिल का मुद्दा उठाया? बीजेपी के नेता तो उठाए, माननीय विधायक जी उठाए, एमएलसी साहब उठाए, लेकिन आप जिस अभी उम्मीदवार आपके हो गए, आपको तो लगता था कि बीजेपी का उम्मीदवार होगा। नहीं, हमको बांटिए मत, हमको बांटिए मत, हम एनडीए हैं, हमको बांटिए मत, हमको बांटिए मत। उस पर जूट मिल कैसे खुलेगी? सूरज जी जवाब दे, कैसे खुलेगी? आप बिहार में भी है, भारत में भी है। 80% मजदूरों का सवाल है। 18 तारीख को लोकतंत्र का चुनाव है, सबसे प्रथम मुद्दा है जूट मिल। क्यों नहीं खुल रहा जूट मिल? कब पहल होगा, कब जूट मिल अभी आदर्श आचार संहिता लागू है, इसमें अभी कुछ बोलना उचित नहीं है। लेकिन हमारे उम्मीदवार, मैंने आपको बताया कि डॉक्टर दुलाल चंद गोस्वामी जी विकास पुरुष हैं, उनका एक ही नारा है विकास विकास विकास। उनको एक मौका अगर जनता देती है, और हम संभवतः हमारा जो है हमारे सांसद बनने वाले हैं दुलाल चंद गोस्वामी जी, जूट मिल जरूर उनका जो है तो तब क्या खुलेगा? आपको मैं 4 साल में इनका 5 साल का उपलब्धि बताइएगा। निश्चित रूप से कटिहार का जो हमारे सांसद कार्यक्रम बनेंगे, प्रथम मुद्दा रहेगा कटिहार मुद्दे को स्थापित करना। प्रथम मुद्दा 5 साल में क्या किया उपलब्धि बताइएगा, ये 5 साल में क्यों नहीं हुआ? हम लोग ऐसे सांसद से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। नहीं, 5 साल में क्यों नहीं हुआ? आप सांसद अभी है, ऐसा हौसला हम लोग, आप 5 साल रहे क्यों नहीं किए? समय की इजाजत नहीं दे रहा है। चलिए अब इस मुद्दे की बात की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर हाजिर होंगे नए साथी के साथ और चर्चा करेंगे इन मुद्दे की बात को लेकर। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे डीपीएस स्कूल, शिक्षा भी विश्वास भी, स्कॉटिश पब्लिक स्कूल, शिक्षा और खेल के साथ संस्कार भी, केबीसी ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित देश की सबसे तेज इंटरनेट, सत्य सिक्योरिटी सिस्टम्स, एलईडी टीवी और केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता। सत्य सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजिटल कटिहार अभियान की शानदार शुरुआत। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरे, स्पाई कैमरे, मनी काउंटिंग मशीन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर एसेसरी, एयर कंडीशनर, डिजिटल एलईडी लाइट्स,
वीडियो डोर फोन्स, फायर अलर्ट्स, साथ में और भी बहुत कुछ। अब कटिहार बनेगा पूरी तरह डिजिटल एंड सिक्योर। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452248601, a unit of KBC News। सभी प्रकार के केंट RO प्यूरिफायर के लिए संपर्क करें केंट RO के अधिकृत विक्रेता सती सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452242570, मोबाइल 9297979700। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस अब आपके शहर कटिहार में भी। KBC ब्रॉडबैंड, सबसे तेज और अनइंटरप्टेड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित KBC ब्रॉडबैंड। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार या KBC न्यूज कार्यालय बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 242570 और 248601, मोबाइल 9297979700 और 9430029220।